अब आता उपनिषद। उपनिषद किसे कहते हैं? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। उपनिषद क्या है? वेद का अंतिम भाग है। इसे उपनिषद जो है वेद का अंतिम भाग है। इसे वेदांत भी कहा जाता है, यानी उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। इसका कुल संख्या 108 है। उपनिषद कितने हैं? 108 है। उपनिषद कितना है? 108 उपनिषद है। सत्यमेव जयते मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। कहेगा, क्वेश्चन पूछेगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्र सर्वा को माना जाता है। कहेगा पुराण की रचना किसने किया है? पुराण की रचना किया है लोमहर्ष सर्वा। लोमहर्ष एवं तथा उनके पुत्र उग्र सर्वा ने किया है। यानी पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्ष सर्वा तथा उनके पुत्र जो था उग्र सर्वा उन्हीं को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराण कितने हैं? 18 है। पुराण की संख्या कितनी? 18 है। अब आता रामायण। रामायण यह एक आदि काल का काव्य है। रामायण जो बहुत पुराना यानी आदि काल का काव्य है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई थी। यानी रामायण की जो है रचना संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई थी। संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई थी। ठीक है। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे। प्रारंभ में जो है रामायण में कितने श्लोक थे? 6000 श्लोक थे। प्रारंभ में जो है रामायण में 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 24000 हो गए हैं। जो कालांतर में कितने हो गए हैं? 24000 हो गए हैं। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। रामायण को क्या कहा जाता है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत, उसके बाद आता है महाभारत। महाभारत को भी थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। महाभारत, इस महाकाव्य की रचना 4वीं शताब्दी के आसपास महर्षि वेद व्यास द्वारा किया गया था। यानी महर्षि व्यास यानी वेद व्यास, उसका पूरा नाम है महर्षि द्वैपायन वेद व्यास, यानी महर्षि व्यास द्वारा की गई थी। यानी महाकाव्य की रचना, महाभारत की रचना जो है महाभारत, इस महाकाव्य की रचना 4वीं शताब्दी, यानी महाभारत की रचना कब हुआ था? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में हुआ है। इसकी मतलब रचनाकार है महर्षि व्यास महर्षि व्यास। इसका रचनाकार कौन है? महर्षि व्यास। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे। महाभारत में जो है प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, जिसमें कि जिसे जय संहिता कहा जाता है। यानी महाभारत को जय संहिता कहा जाता था। इसके कुछ साल बाद श्लोकों की संख्या 24000 हो गई। यानी धीरे धीरे श्लोक की संख्या बढ़ते गई और कुछ साल के बाद इसमें 24000 श्लोक हो गया था और इसे भारत कहा जाने लगा, और इसीलिए इसे भारत कहा जाने लगा। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। बोल रहा महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है? आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। लौकिक साहित्य अर्थशास्त्र, इसके रचयिता कौटिल्य चाणक्य है। यानी अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य चाणक्य है। इसमें जो है मौर्यकालीन इतिहास एवं शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीर कवि कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी है। यानी राजतरंगिणी की रचना किसने किया था? कलहन। याद इतना रखिएगा, बाकी बात। गार्गी संहिता अद्यपि एक ज्योतिष ग्रंथ है, तथापि इसमें भारत
पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तथापि इसमें भारत पर जो यवन टाइम में जो आक्रमण हुआ था इसमें इसका उल्लेख मिलता है। विदेशी यात्रियों का विवरण। अब हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। यानी विदेशी यात्रियों का विवरण किसके अंतर्गत आते हैं? साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। विदेशियों का विवरण से तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था का पता चलता है। और विदेशियों के विवरण से तत्कालिक सामाजिक यानी तत्काल का सामाजिक और राजनीतिक अवस्था का पता चलता है। विदेशियों के विवरण को 3 भागों में बांटा गया है। यानी विदेशी को जो विवरण है उसका 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन देख लेते हैं। विदेशियों के विवरण को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? प्रथम है यूनान और रोमन के लेखकों का विवरण। प्रथम कौन है? यूनान और रोमन के लेखकों का विवरण। द्वितीय है चीनी यात्रियों के वृत्तांत। दूसरा में क्या पढ़ेंगे हम? चीनी यात्रियों की वृत्तांत। तीसरा में पढ़ेंगे अरब यात्रियों की वृत्तांत। यानी विदेश के यात्री में 3 को हम पढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ेंगे? यूनानी और रोमन के लेखकों का विवरण, चीनी यात्रियों की वृत्तांत, अरब यात्रियों की वृत्तांत। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। इसमें से पहला स्टार्ट करते हैं यूनान और रोमन लेखकों का विवरण। यूनान और रोमन लेखकों का विवरण। यूनान और रोमन लेखकों का विवरण। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। कहेगा इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंधों का वर्णन किया है। यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया है। दूसरा आता है मेगास्थनीज। इसने इंडिका नामक अपने ग्रंथों में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। यानी इंडिका में मौर्य युगीन का समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। ठीक है। अब चौथा पढ़ते हैं डायमेकस। यह सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। डायमेकस यह सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस किसके दरबार में आया था? डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस कहाँ के था? सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। यानी सीरिया का था, एंटियोकस प्रथम का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनिसियस। नेक्स्ट क्या है? डायोनिसियस। यह मिस्र नरेश टोलमी द्वितीय डेल्फस का राजदूत था। डायोनिसियस जो है यह मिस्र नरेश टोलमी द्वितीय डेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। टोलमी इसने 2री शताब्दी के आसपास यानी 150 भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की थी। यानी टोलमी ने किया था भूगोल का जनक किसे कहा? 150 ईस्वी में भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद आता है पिलिनी। इसने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पिलिनी ने किया था। इन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि का विवरण दिया गया है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे चीनी यात्रियों के वृत्तांत। चीनी यात्रियों के वृत्तांत में सबसे पहले पढ़ेंगे फाहियान को पढ़ेंगे सबसे पहले। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी विक्रमा चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय बोल सकते हैं। यह 375 से 415 ईस्वी में आया था। 375 से इसका टाइम पीरियड क्या है, 375 से 415 के। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। फाहियान जो है किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। कब आया था, 375 से 415। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था 375 से 415। फाहियान ने अपने विवरण में मध्य देश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है, जिसमें मध्य देश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया है। फाहियान ने अपने विवरण में क्या क्या मध्य देश के जो है समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है, जिसमें मध्य देश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया है। पढ़ेंगे सुंगयुन पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे अब, सुंगयुन पढ़ेंगे। सुंगयुन 515 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की हैं, यानी जो जानकारी था बौद्ध ग्रंथ के संबंधित उसे इसने एकत्रित किया है। उसके बाद आता है वेनसोंग को युवा नोत चांग के नाम से भी जाना जाता है। युवा नोत चांग के नाम से भी जाना जाता है। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी के आसपास भारत आया था। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी के आसपास भारत आया था। यह 16 वर्ष तक भारत में रहा था। हर्षवर्धन जो है यह 16 वर्ष हर्षवर्धन के समय 16 वर्ष तक वेनसोंग जो है हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। 16 वर्ष तक भारत में रहा था। कितने वर्ष तक रहा था, 16 वर्ष तक रहा था वेनसोंग। उसके बाद आता है इतिसंग। इतिसंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इतिसंग कब आया था, 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इतिसंग जो है 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अपने समय की भारतीय दशाओं को वर्णन किया है। यानी इन्होंने अपने समय के भारत के दशाओं का वर्णन किया है। अरब यात्रियों के वृत्तांत। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग अरब यात्रियों के वृत्तांत। एक मिनट, हम लोग पढ़ेंगे अरब यात्रियों का वृत्तांत। अरब यात्रियों के वृत्तांत में सबसे अरब से कौन आया था, अल-बरूनी। इसका पूरा नाम है, अल-बरूनी का पूरा नाम क्या है, अबू रेहान मोहम्मद इबद अहमद अल-बरूनी था। क्या नाम था इसका, अल-बरूनी का पूरा नाम क्या है, अबू रेहान मोहम्मद इबद अहमद अल-बरूनी था। इसका जन्म कब हुआ था, 973 ईस्वी में ख्वारिज़म खीबा में हुआ था। इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़म खीबा में हुआ था। यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था, यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। यह अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था। अल-बरूनी जो है अरबी हो गया, फारसी हो गया, तो संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञाता था। ये चैप्टर अब समाप्त हो गया है। इसके अब नेक्स्ट चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे। अगर हम इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार देख लेंगे तो ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ है भी नहीं है।
जो भी इसका मेन पॉइंट था इसको हम लिख करके आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।